स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 के कारण जो रेगुलर क्लासेज हैं वो नहीं लग पा रही, जिसके कारण विद्यार्थियों की ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो, मॉडल केएम स्कूल की तरफ से आर्ट के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर क्लासेज शुरू की गई हैं। इसमें सबसे पहले जो क्लास है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दुनिया में जो प्राचीन सभ्यताएं हुई, चाहे वो मिस्र की नील घाटी की सभ्यता थी, नील नदी के किनारों पर जो विकसित हुई, इसी प्रकार मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो ईरान और इराक में विकसित हुई, दजला और फरात नदियों के किनारों पर, जिसके बारे में आप +1 क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसी प्रकार की इसी की समकालीन सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था, भारत में विकसित हुई। ये जो सभ्यता है ये अपने महान नगरीय विस्तार के कारण और अपने महान सांस्कृतिक उत्थान के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। इस सभ्यता के बारे में, इसके नामकरण के बारे में, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में, इसके कालानुक्रम के बारे में इतिहासकारों में हालांकि अनेक प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं, फिर भी जो इस सभ्यता का नामकरण है इसके बारे में 2 सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि नॉर्मली जब किसी सभ्यता का किसी स्थान की खोज होती है, उसमें उस सभ्यता का जो प्रथम स्थान खोजा जाता है या उस स्थान को या जिस अक्षेत्र में उसकी खोज हुई उस अक्षेत्र या नदी घाटी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। सबसे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका नामकरण मतलब इसको नाम देना, इसको सर जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया था सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका प्रमुख रीज़न ये था कि इस सभ्यता के जितने भी प्राचीन केंद्र थे, जहाँ जहाँ खुदाई हुई, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर खोजे गए। इसमें सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, चाहे वो रावी थी, ब्यास थी, झेलम थी, सतलुज थी, व्यास थी, चिनाब थी, ये जो 5 नदियाँ मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाती हैं, इन नदियों के किनारे पर ही सबसे पहले इन प्रमुख हड़प्पन सभ्यता के केंद्रों की खोज हुई। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत है उसके अनुसार वर्तमान में जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया जो शहर था वो हड़प्पा था, रावी नदी के किनारे पर। इस कारण अधिकतर वर्तमान में जो इतिहासकार हैं वो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये इसका नामकरण हो गया, जैसे कि कुछ इतिहासकार इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रथम जो इसके महान केंद्रों की खोज हुई वो सिंधु नदी के किनारे के आसपास जो और इसकी सहायक नदियां जो थी उनके आसपास हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इसी प्रकार जैसे आपको बताया गया कि कुछ इतिहासकारों ने इसको हड़प्पा नाम दिया, क्योंकि इस सभ्यता का जो प्रमुख सबसे पहले खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, इसलिए कुछ इतिहासकार इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसका जो सेकंड है नामकरण, आपको पता लग गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। उसके बाद है इसका भौगोलिक विस्तार। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये अपनी समकालीन सभ्यताओं में, चाहे वो मिस्र में नील घाटी की सभ्यता थी, चाहे वो ईरान इराक में दजला और फरात नदियों की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनसे अधिक है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो लगभग 12,90,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये सभ्यता फैली हुई थी। उत्तर में ये जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में
मेरठ से लेकर दक्षिण पश्चिम में ये अफ़गानिस्तान तक ये सभ्यता का विस्तार था। इसके साथ साथ इस सभ्यता के विस्तार के बारे में भी अभी जो नवीन खोजें हुई है तो इसके जो अवशेष हैं वो इससे भी अधिक दूर तक क्षेत्रों तक पाए गए हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये अपनी समकालीन सारी सभ्यताओं में इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो अधिक है। तो ये हो गया इसका भौगोलिक विस्तार। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में मेरठ तक और उत्तर प्रदेश में मेरठ तक और पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। उसके बाद सभ्यता की जानकारी के स्रोत कि भाई वो कौन से स्रोत थे, वो कौन से सोर्स थे जिनके आधार पर हमें इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक जो स्रोत है उनसे प्राप्त होती है। इसमें चाहे जो प्राचीन शहरों की खोज हुई है, चाहे वो उन शहरों में भवन निर्माण मिले हैं, प्राचीन ढांचे मिले हैं, सड़कें मिली हैं, उस काल के मनके हैं, उस समय की सील मुद्राएं हैं, उस काल के कृषि के औजार हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उस काल में पाए गए मिट्टी के घड़े, खिलौने, ये सारी चीज़ें भी हमें उस सभ्यता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता का जो कालक्रम है इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ जो इतिहासकार हैं वो इसका सभ्यता का जो नॉर्मली अधिकतर इतिहासकार है इसके ऊपर जो एक मत है उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस डेट को ही अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनकी जीविका निर्वाह प्रणाली कि भाई वो किस प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, उनके जीवन की दैनिक क्रियाएं क्या होती थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही इंसान का जो प्राथमिक व्यवसाय है वो कृषि रहा है। लोगों ने सबसे पहले कृषि करना ही सीखा, उसके बाद जो अन्य गतिविधियां हैं वो सामने आई। तो सिंधु घाटी के लोगों का भी इसी प्रकार से जो उनका प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। इस काल में जो अधिकतर लोग थे वो कृषि करते थे। इस काल में अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। फसलों के उत्पादन में चाहे वो फसलों की बिजाई है, ये निराई है, ये सारा जो कार्य है ये पशुओं की सहायता से किया जाता था। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो फसलें थी, चाहे जौ थे, गेहूं थे, मटर थे, सरसों थे, इस प्रकार की जो फसलें थी वो भी इन सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाई जाती थी बड़े पैमाने पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के पास खाने पीने की किसी प्रकार की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। अब उसके बाद है कि कृषि में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिंचाई, कि भाई जो फसलें हैं उनको सिंचित करने की उस समय कौन सी प्रणाली विकसित थी। सबसे इम्पोर्टेंट था कि इस सभ्यता के लोगों ने बड़ी मात्रा में तालाबों और कुओं का निर्माण किया। इन कुओं और तालाबों से ही ऐसे समय में जब फसलों के लिए पानी की आवश्यकता होती थी या शुष्क मौसम होता था, बारिश नहीं होती थी, तो इन तालाबों में जमा किया गया जो पानी होता था उसका प्रयोग किया जाता था फसलों को सिंचित करने के लिए, ताकि सूखे के मौसम में फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। उसके बाद फसलें, जैसे हमने आपको बताया कि इस काल में बड़ी मात्रा में गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, और इसके साथ साथ जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट फसल थी वो थी कपास।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को दुनिया में श्रेय जाता है कि इन्होंने प्रथम बार दुनिया में कपास का उत्पादन किया, जिससे बाद में सूती कपड़े का निर्माण हुआ। तो इसको हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा नाम इसको कपास उगाने वाले लोग भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्हीं ने की थी। उसके बाद है भाई, लोगों का जो दूसरा इम्पोर्टेंट कार्य था, उनकी जो गतिविधि थी वो थी पशुपालन। इस समय बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पशुपालन करते थे। जो पशुपालन था वो अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कुछ जो लोग थे, कई प्रकार के जो जानवर थे, चाहे भेड़ थी, बकरियां थी, गायें थी, इन जानवरों का जो पालन था वो दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए आदि प्रयोग के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि इन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, तो कृषि में भी पशुओं की बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल होता था। चाहे वो खेत की तैयारी करना है, फसलों की बिजाई करना है, तो ऐसी स्थिति में जानवरों की आवश्यकता होती थी। तो बड़ी मात्रा में इन लोगों के द्वारा बैल भी पाले जाते थे ताकि वो उनका प्रयोग कृषि में कर सकें। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता का जो व्यापार था वो भी अपने फैलाव के कारण, अपने विस्तार के कारण, अपने विकास के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। ये लोग देश के आंतरिक भागों में नहीं बल्कि दुनिया के अनेक भागों में व्यापार करते थे। ये जो व्यापार था इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों का आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों किया जाता था। कई ऐसी चीज़ें जो इस सभ्यता के लोगों के पास नहीं थी, उन चीज़ों का आयात किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन लोगों का मिस्र की सभ्यता के साथ और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संपर्क पाया गया है, तो वहाँ से बेशकीमती चीज़ें आयात की जाती थी, मंगवाई जाती थी वहाँ से। इसी प्रकार बड़ी मात्रा में जो चीज़ें थी जो इनके पास होती थी वो विदेशों को निर्यात भी की जाती थी। इसके अलावा विदेशों के साथ साथ देश में आंतरिक जो व्यापार था वो भी बड़ी मात्रा में विकसित था। देश के अलग अलग भागों में एक शहर से दूसरे शहर के बीच में व्यापार होता रहता था। उसके बाद है भाई उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो जीविका निर्वाह प्रणाली थी उसमें उद्योगों का स्थान भी प्रमुख है। ये लोग बड़ी मात्रा में, चाहे वो शिल्प उद्योग था, पत्थरों को तराशने का उद्योग था, औजार बनाए जाते थे, कांस्य उद्योग मतलब कांस्य की मूर्तियां बनाना, औजार बनाना भी उस समय प्रचलित था। उस समय बड़ी मात्रा में सील मोहरें तैयार की जाती थी, खिलौने तैयार किए जाते थे। तो ये बड़ी मात्रा में उद्योग प्रचलित थे जिससे लोगों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उनको रिसोर्सेज, संसाधन प्राप्त होते थे। इसके साथ साथ ये जो लोग थे ये सोने, चांदी और कांसे के आभूषण बनाने में भी बड़े माहिर थे। इन लोगों को गहने पहनने का शौक़ था, तो बड़ी मात्रा में सोने चांदी के भी जो गहने आभूषण होते थे वो बनाए जाते थे इन लोगों के द्वारा। लेकिन एक बात बड़ी जानने में रुचिकर होगी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे ये लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। कहने का मतलब है कि इन लोगों को लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जितने भी स्थानों की यहाँ खोज हुई है, चाहे वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या लोथल है, इन सभी स्थानों से लोहे के औजार प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। आज जो हमारे मुख्य रूप से प्रश्न है वो प्रश्न है, पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नामकरण के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि भाई दो ही सिद्धांत प्रचलित है। सबसे पहले है जब किसी स्थान की खोज की जाती है तो सबसे पहले जिस स्थान की खोज की जाती है उस स्थान के नाम पर ही सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो शहर था वो हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की तो इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि भाई जो सर जॉन मार्शल था
उसने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि अधिकतर जो भी केंद्र पाए गए वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आपका बनता है आज के इस जो भी काम करवाया गया इसके हिसाब से, वो है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ट्राइएंगल था। वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में मेरठ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि अपनी जो समकालीन जो सभ्यताएं थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या नील नदी की सभ्यता थी, उनसे ज़्यादा विस्तार इसका भौगोलिक सिंधु घाटी सभ्यता का पाया गया है। अब अपना जो तीसरा प्रश्न था ये मुख्य रूप से 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए। मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में इतिहासकारों में मतभेद पाए जाते हैं, फिर भी जो सर्वमान्य इसका कालक्रम है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है ये लॉन्ग में पूछा जाता है अक्सर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीविका निर्वाह के तरीके अथवा प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न अभी हमने किया है कि भाई उस समय जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे, उनकी गतिविधियां क्या क्या थी लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय मोस्टली जो अधिकतर लोग थे वो कृषि करते थे, बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता था। सिंधु और इसकी सहायक जो नदियां थी ये उपजाऊ मिट्टी पहाड़ों से बहाकर लाती थी, तो उपजाऊ मिट्टी थी, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अधिकतर लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। उसके बाद सिंचाई, ऐसे शुष्क समय में जब पानी की कमी होती थी लेकिन फसलों को पानी चाहिए था तो इन लोगों ने तालाबों और कुओं का निर्माण किया, तो इससे भी बड़ी मात्रा में सिंचाई की जाती थी ताकि फसलों को सूखने से बचाया जा सके। इसके बाद फसलें हमने जैसे पढ़ा था कि ये बड़ी संख्या में जौ, गेहूँ, मटर आदि फसलें उगाते थे। गेहूं की भी 2 जो प्रमुख रूप से किस्में होती थी वो उगाई जाती थी। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि दुनिया में कपास उगाने वाले ये प्रथम लोग थे, तो कपास की खेती इनकी प्रमुख उपलब्धि थी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था वो था पशुपालन, कि इंसान की आर्थिक गतिविधियों में हमेशा से ही पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया रही है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। पशुओं को अक्सर मांस के लिए, ऊन के लिए, चमड़े के लिए या फिर कृषि में इनका उपयोग करने के लिए पाला जाता था। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट था व्यापार, कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार था ये दोनों ही रूप में, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, इंटरनल या एक्सटर्नल बाह्य व्यापार, वो दोनों ही रूप में अच्छी प्रकार से विकसित। अब जो इनकी नेक्स्ट आर्थिक गतिविधि थी वो थी व्यापार। उस समय दोनों प्रकार का जो व्यापार था, चाहे वो आंतरिक व्यापार था, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो बाह्य व्यापार था, वो विकसित थे। देश के अलग अलग जो इनके सभ्यता के केंद्र थे, शहर थे, उनके बीच में तो व्यापार होता ही था। इसके साथ साथ विदेशों के साथ भी इनके व्यापारिक रिलेशनशिप संबंध थे। बड़ी मात्रा में चीज़ों का आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो था उद्योग। जैसे कि हम जानते हैं कि उद्योग भी किसी भी सभ्यता की आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख उनका भाग रहा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने भी अनेक प्रकार के उद्योगों को विकसित किया। इसमें चाहे वो शिल्प कला उद्योग थे, पत्थरों को तराशा जाता था, मनके बनाए जाते थे, मोहरें बनाई जाती थी, कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी, कृषि के लिए औजार तैयार किए जाते थे। ये सभी प्रकार के जो उद्योग थे वो उस काल में विकसित थे। इसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो बड़ी मात्रा में
आभूषण जिसको हम गहने कहते हैं सामान्य तौर पर पहनने के शौकीन थे। तो इस काल में जो स्वर्ण आभूषण थे या चांदी के जो आभूषण थे वो तैयार किए जाते थे। तो ये भी उनकी आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख विस्तार था, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को जीविका निर्वाह के लिए संसाधन प्राप्त होते थे। इसके साथ साथ आपकी से हेल्प के लिए, सहायता के लिए जो बुक की PDF है वो आपके पास भेज दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मॉडल केम स्कूल से संपर्क कर सकते हैं।